आज की क्लास संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज की क्लास में हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे या प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, जो कि उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। और प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना किसे कहा जाता है, प्रस्तावना है क्या, या जिसे उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका क्या है। इसके बाद प्रस्तावना के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद प्रस्तावना में जो वर्ड शामिल हैं, जो विभिन्न शब्द शामिल हैं, जैसे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या, सॉवरेन क्या होता है, समाजवादी का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समता आदि के बारे में समझेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, या प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और प्रस्तावना की उपयोगिता के बाद या इम्पोर्टेंस के बाद वर्तमान स्थिति देखेंगे, तो स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, तो प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति, या कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, अगर यदि संशोधन किया जा सकता है तो कहाँ तक। तो वर्तमान स्थिति के बारे में देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या संविधान का पार्ट है, या ये इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रियम्बल है क्या, या प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना, जिसका प्रस्तावना को प्रस्तावना शब्द संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है, और इसमें क्या है, संविधान का सारांश या सार है। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का दर्शन है, संविधान का दर्शन है, या संविधान का संक्षिप्त परिचय है। तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। तो हम प्रस्तावना पढ़कर जान सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, या राज्य की प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और संविधान का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का संक्षिप्त परिचय है। अब हम प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है कि संविधान का स्रोत क्या है। पहली जानकारी इससे मिलती है कि संविधान का स्रोत क्या, तो संविधान का स्रोत क्या है प्रस्तावना में, कि हम भारत के लोग। तो संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात यह संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ दिया है हम भारत के लोग, लास्ट में देखेंगे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है, और भारत की जनता द्वारा अंगीकृत किया गया है, और भारत की जनता द्वारा स्वीकार किया गया है। तो यह जो संविधान का निर्माण हुआ वह भारत की जनता द्वारा अंगीकृत किया गया है और अधिनियमित किया गया है। तो शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। इसके बाद हमें पता चलता है प्रस्तावना से, प्रियम्बल से, कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। तो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, तो इसमें देखा जाए तो हमारे जो राज्य की प्रकृति है या संविधान की प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो हमारे राज्य की प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसको अभी हम आगे समझेंगे प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। इसके बाद समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारे राज्य की प्रकृति क्या है, इससे पता चलता है। फिर हमारे संविधान का उद्देश्य क्या, संविधान का निर्माण किया गया है, उसका उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, प्रियम्बल से पता चलता है। तो उद्देश्य के अंतर्गत क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना।
संविधान का जो उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करना। इसके अलावा तो राजनैतिक न्याय की बात की गई। और फिर है कि विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना। तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य क्या है कि पहला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना। या और फिर हमारे संविधान का उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य क्या है कि समता प्राप्त करना। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करना। और चौथा उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो कुल मिला के देखा जाए हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय प्राप्त करना। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करना। स्वतंत्रता जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता की बात की जा रही है। और फिर क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना। तो हमारे संविधान का उद्देश्य तो कुल मिला के 4 उद्देश्य है। और इसके अलावा प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि इसके अपनाने की तिथि क्या है। तो भारतीय संविधान के अपनाने की तिथि क्या है, इस प्रियम्बल से पता चलता है। तो यहाँ देखा जाए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। तो प्रस्तावना से हमें क्या पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। भारत की जनता द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, इसे अधिनियमित किया गया है और इसे स्वीकार किया गया है। और प्रेमबल से पता चलता है कि भारत के राज्य की प्रकृति क्या होगी। तो भारत के राज्य की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है, भारत के राज्य की प्रकृति। और संविधान का उद्देश्य पता चलता है, किस उद्देश्य के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। और प्रियम्बल से पता चलता है इसे अपनाने की रीत। हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, प्रियम्बल से जानकारी मिलती है। तो प्रियम्बल को एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का यह क्या है, पहचान पत्र है। तो प्रियम्बल को प्रसिद्ध न्यायविद एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा कि यह आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान का पहचान पत्र है। और के.एम. मुंशी ने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया। तो संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया के.एम. मुंशी द्वारा प्रियम्बल को कहा गया। देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल या प्रस्तावना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इसी तीसरी बैठक में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और जिसका लक्ष्य क्या था कि भारतीय संविधान के मूल लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित किया गया। तो भारतीय संविधान का लक्ष्य या मूल लक्ष्य या उद्देश्य को परिभाषित किया गया इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। और यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को इसका मॉडिफाई या रूप है प्रस्तावना, जिसे कहा जाता है उस उद्देशिका। तो प्रस्तावना को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है प्रस्तावना या उद्देशिका। और इसे स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को।
और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन संविधान की जो भाषा है, भाषा पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? भारत में अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसकी जो भाषा है, भाषा प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रभाव देता है, भाषा पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हमने समझा प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जिसे संविधान का क्या है, संक्षिप्त परिचय कहा जाता है या संविधान का दर्शन कहा जाता है। और प्रस्तावना से हम क्या जान सकते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है और हमारे राज्य की प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है और इसके अपनाने की तिथि क्या है। तो प्रस्तावना से इतनी बातें हम जान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो शब्द शामिल किए गए, जैसे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सब का अर्थ क्या है, इन सब का मतलब क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो जो प्रियम्बल में शामिल कीवर्ड हैं उनके बारे में अब समझेंगे। तो प्रस्तावना में शामिल जो प्रमुख कीवर्ड हैं प्रियम्बल में शामिल, उनके बारे में समझेंगे। तो पहला शब्द आता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, अर्थात वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को बनाया गया है, स्वीकार किया गया है तथा स्वयं को अर्पित किया गया है, अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। तो शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारत की जनता द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान को अधिनियमित किया गया है और संविधान को स्वीकार कर अपने ऊपर इसे लागू किया गया है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का अर्थ यही कि संविधान का स्रोत या संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग या भारत की जनता है। अगला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है या सॉवरेन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामले में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। तो पहले क्या था, 1947 के पहले जब भारत नहीं आज़ाद हुआ था, उस समय भारत के एक्सटर्नल मामले में या बाह्य निर्णय में और या इंटरनल मामले या आंतरिक निर्णय लेने में किसका सहमति आवश्यक थी? ब्रिटिश क्राउन की। तो ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप अधिकार था, हस्तक्षेप था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद 1947 के बाद संविधान लागू होने के बाद अब क्या है कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अर्थात वह इंटरनल मामले, आंतरिक मामले में यदि सामाजिक, आर्थिक या कोई भी निर्णय लेता है, राजनीतिक निर्णय लेता है, तो वह क्या है, स्वतंत्र है। उसे किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं है। यदि भारत किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित करना चाहता है या कोई डील करना चाहता है, तो वह भी क्या है, स्वतंत्र है, किसी बाह्य दबाव के बिना यह कर सकता है। तो किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं रहेगा भारत के आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने में। अगला शब्द आता है कि समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द। समाजवादी अर्थ क्या है? समाजवादी शब्द का तात्पर्य होता है कि एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली से है। तो समाजवादी शब्द का अर्थ है, तात्पर्य है कि एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली से जिसमें धन, संसाधनों और अवसरों का समान वितरण होना चाहिए। तो जो भी संसाधन है या धन है उसका क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए लोगों के बीच, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो समाजवादी शब्द का अर्थ है कि जो आर्थिक असमानता है समाज में या लोगों में, उसको क्या करना है, आर्थिक असमानता को कम करना है। एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद। पूंजीवाद में क्या होता है कि जो संसाधन है, जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार रहता है।
तो पूंजीवाद में क्या होता है कि संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार रहता है, और समाजवाद पे क्या होता है कि पूंजी जो है, जो संसाधन है देश का, उस पर सामूहिक अधिकार रहता है। अर्थात पूंजीवाद में कोई वस्तु का निर्माण किया जाए, क्या निर्माण किया जाए, कितना निर्माण किया जाए, कितना निर्माण किया जाए, और उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, यह कौन तय करता है? वह व्यक्ति तय करता है, या जो निजी व्यक्ति। लेकिन समाजवाद में क्या है, क्या निर्माण किया जाए, कितना निर्माण किया जाए, और उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, यह तय करता है, सामूहिक रूप से तय किया जाता है। और सामूहिक रूप का अर्थ यहाँ होगा, यहाँ करता है राज्य, तय करता है। का निर्माण किया जाए, किस वस्तु का निर्माण किया जाए, कितना निर्माण किया जाए, और उसका मूल्य क्या होगा, यह तय करता है, सामूहिक रूप से तय किया जाता है। सामूहिक का अर्थ होगा यहाँ राज्य तय करता है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या निर्माण किया जाए, कितना निर्माण किया जाए, और उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, यह तय करता है कोई एक व्यक्ति करता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जहाँ संसाधन पर किसका अधिकार है, किसी व्यक्ति का, जबकि यहाँ पर संसाधन पर किसका अधिकार है, सामाजिक सामूहिक रूप से अधिकार है, या जनता का अधिकार है। लेकिन भारत ने ना पूंजीवाद को अपनाया, ना पूरी तरह समाजवाद को अपनाया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। लोकतांत्रिक समाज का अर्थ हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होगा। तो भारत ना तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया ना पूर्णतः समाजवादी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, अर्थात संसाधन पर व्यक्ति का भी कर्ज होगा, अस्तित्व और सामूहिक अधिकार भी होगा। और भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होगा। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर होगा और पब्लिक सेक्टर दोनों होगा। और आय और जीवन, इसका उद्देश्य क्या, भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है? आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी, बीमारी को कम करना। जो आय में असमानता है, आर्थिक असमानता, उसको क्या करना है, कम करना है। और संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना है। तो संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा ना हो, उसको क्या करना है, रोकना है। तो संविधा संसाधन के केंद्रीकरण को रोकना है, और मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना है। तो भारतीय समाजवाद का उद्देश्य ही है। तो अगला जो शब्द आता है वह है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या सेकुलर शब्द, या जिसे कहा जाता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म से अलग रहेगा। तो राज्य क्या, धर्म से निरपेक्ष रहेगा। धर्म निरपेक्ष की बात की जाए, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, एक होता है सकारात्मक धर्म निरपेक्ष और एक होता है नकारात्मक। नकारात्मक धर्म निरपेक्ष में क्या है कि राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और ना ही धर्म राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप करे। लेकिन सकारात्मक धर्म निरपेक्ष में क्या है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और व्यवहार, तो राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और व्यवहार किया जाएगा। तो राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों को क्या करेगा, समान रूप से, सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करेगा। अर्थात सर्वधर्म समभाव की भावना।
तो नकारात्मक जो धर्मनिरपेक्ष है, या देखा जाए तो यूरोपीय देशों में देखा जाता है, और भारत में जो अपनाया गया है वह है सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया है। यहाँ के राज्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान देगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष की राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ना ही धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तो भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया है। तो प्रस्तावना में भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने पर जोर दिया गया है, और कहा गया कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों के लिए साथ सम्मान और समान से व्यवहार करेगा, समान से व्यवहार करेगा। तो राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान देगा। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में किया गया पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और वहीं समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित होगी। अर्थात शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता द्वारा शासित किया जाएगा। तो शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। और मुख्यतः देखा जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वह है स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ देखा जाता है? स्विट्जरलैंड। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में क्या है कि भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर क्या है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता को कुछ टूल्स, कुछ और अतिरिक्त अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें है कि इनिशिएटिव या परिप्रेक्षा पहल, दूसरा है कि प्रत्याशी को वापस बुलाना या राइट टू कॉल का अधिकार दिया गया है, और जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट का अधिकार दिया गया है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसमें है परिप्रेक्षा पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू कॉल और प्लेबिसाइट। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट लोकतंत्र में क्या है कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इनके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो जो शासन चलाया जा रहा है वो इनडायरेक्ट लोकतंत्र में जनता द्वारा जो चुने गए हैं प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके द्वारा शासन चलाया जा रहा है। और कानून निर्माण कौन कर रहा है? जो प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा कानून निर्माण किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता द्वारा, प्रतिनिधि कानून बनाएंगे, साथ ही साथ कानून बनाने में जनता की भी भागीदारी रहती है। तो डायरेक्ट लोकतंत्र में क्या है कि कानून निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी रहती है, और डायरेक्ट लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता द्वारा प्रतिनिधि भेजे गए हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार भी रहता है। तो जनमत संग्रह करा के इन जो प्रतिनिधि चुने गए हैं जनता द्वारा राइट टू कॉल का अधिकार भी दिया गया है। अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि जनता जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं यहाँ उनको वापस बुला सकती है, और कानून बनाने में सीधी भागीदारी इनकी रहती है। जबकि इनडायरेक्ट लोकतंत्र में क्या है कि जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ टूल्स हैं, कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अगला शब्द आता है गणराज्य या रिपब्लिक। गणतंत्र शब्द का अर्थ जिसका राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति एक निर्वाचित अधिकारी है, ना कि वंशानुगत। तो राज्य का जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होगा, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो भारत में देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से।
इनडायरेक्ट इलेक्शन का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी नहीं रहती, जनता की सीधी भागीदारी नहीं रहती। लेकिन ब्रिटेन में क्या देखा जाता है, जो राष्ट्रपति होता है या जो क्राउन होता है वह वह निर्वाचित नहीं होता, बल्कि क्या है कि वंशानुगत होता है, उसका पद वंशानुगत होता है। तो जो राष्ट्र का प्रमुख है ब्रिटेन में, ब्रिटेन का जो प्रमुख है, मुखिया है, वह क्या है, वंशानुगत रूप से चलता है, वहाँ निर्वाचित नहीं होता। जबकि भारत में राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रमुख है या मुखिया है, वह क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो इसलिए भारत क्या है, गणराज्य शब्द, भारत में गणराज्य शब्द प्रयोग किया जाता है या रिपब्लिक शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द हम देखेंगे न्याय। तो भारतीय प्रस्तावना में जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना क्या करेगा, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना क्या है, संविधान का लक्ष्य है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जाए तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उन 3 प्रकार के न्याय में, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, यह रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। तो जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वहाँ देखा जाएगा कि राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वोट देने का अधिकार है, तो राइट टू वोट का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इस प्रकार राजनीतिक न्याय हुआ। और राजनीतिक न्याय की बात मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट में बात की गई है। जबकि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कहाँ देखेंगे, हम डीपीएसपी में देखेंगे या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला शब्द आता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो किसी व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार अपना रचनात्मक विकास कर सके। तो कोई व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार रचनात्मक विकास कर सके, इसलिए भारतीय संविधान में उसको स्वतंत्रता दी गई है, और जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। तो यदि प्रस्तावना में देखा जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, जिसमें क्या है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, विश्वास की, आस्था की और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो भारतीय प्रस्तावना में कुल मिला के 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। स्वतंत्रता क्या होता है कि इस तो महत्व क्या कि कोई व्यक्ति रचनात्मक रूप से अपना विकास कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके। इस प्रकार इसलिए भारत की संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, और स्वतंत्रता के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो मौलिक अधिकार के विभिन्न प्रावधान लोगों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला शब्द है समता, इक्वालिटी। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना किया जाएगा। तो किसी बिना भेदभाव के, जाति भेद या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। तो बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों में एक होने का भाव उत्पन्न करना और भाईचारे को बढ़ाना। तो मौलिक कर्तव्य में जब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 51 का के माध्यम से कहा गया है कि बंधुत्व को, भावना को प्रोत्साहित करना। तो भाईचारे और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए क्या है कि का अर्थ क्या कि सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और भाईचारे का विकास करना। अगला शब्द है व्यक्ति की गरिमा। इस शब्द से महत्व की सुनिश्चित करनी है तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। जब आर्टिकल 21 में देखेंगे
क्या है, व्यक्ति के गरिमा की बात की गई है। शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मौलिक कर्तव्य के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वह अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। तो राष्ट्र में एक भाव हो, समभाव हो, उसके लिए प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के साथ स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो हमने संविधान में जो शामिल प्रमुख कीवर्ड हैं उनके बारे में समझा। अब हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। तो प्रस्तावना जिसे संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का संक्षिप्त परिचय है। और यह संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। तो प्रस्तावना से हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना से पता चलता है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। और सुप्रीम या न्यायपालिका द्वारा संविधान के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की जो भाषा का सहारा लिया जा सकता है। और सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान की स्टेटमेंट दिया कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो प्रस्तावना में क्या कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रियम्बल या भारतीय प्रस्तावना में मिलता है। अब प्रस्तावना की जो वर्तमान स्टेटस क्या है या वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो स्टेटस का अर्थ हुआ स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। इसका अर्थ हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और दूसरा है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो स्टेटस का अर्थ हुआ क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और दूसरा है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। सबसे पहले यह मामला उठा बेरुवारी संघ मामले में। तो बेरुवारी क्या है, एक जगह है। इसके बारे में हम जब भारत और संघ के बारे में पढ़ेंगे, राज्य और संघ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें देखा जाएगा। तो बेरुवारी संघ और मामले में 1960 में मामला आया, और उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, संविधान का अंग नहीं। इसके बाद दूसरी बार मामला उठा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 1964 में। इसमें भी जो जजमेंट दिया गया प्रस्तावना के मामले में, यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और ना ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि अंग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में फिर मामला उठा प्रस्तावना को लेकर, और इसमें भी कहा गया कि जो पूर्व निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का उसको बरकरार रखा गया, और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, और या इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का भाग है, और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
तो जो पूर्व निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसी में केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। तो इसमें कहा गया कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें नहीं। और मूल ढांचा, कौन सा शब्द मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, संविधान का कौन भाग मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, और यह कौन तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। तो कौन सा भाग बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, कौन नहीं आता है, यह कौन तय करेगा, न्यायपालिका। तो जो पूर्व निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का, उसमें उसको बदल कर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जिसे लेकिन क्या है, मूल ढांचे में का सिद्धांत दिया गया। कहा गया कि मूल ढांचे, जो संविधान का मूल ढांचा, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा कौन मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, कौन नहीं आता है, वह कौन तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। केशवानंद भारतीवाद के बाद जब कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और इसके बाद 1974 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें एक है समाजवादी शब्द जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया इसमें। तो भारतीय प्रस्तावना या प्रियम्बल में मात्र एक संशोधन किया गया 1976, जिसे 42वें संविधान संशोधन कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो आज की क्लास में हमने प्रियम्बल के बारे में अध्ययन किया, और प्रियम्बल के अंतर्गत प्रियम्बल क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और प्रस्तावना में जो शब्द शामिल हैं उनके बारे में देखा, और प्रस्तावना का महत्व क्या है इसके बारे में देखा, और वर्तमान स्थिति क्या है प्रस्तावना की, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, और प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है, और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। और यह निर्णय कब दिया गया, केशवानंद भारतीवाद में। तो आज की क्लास में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, उद्देशिका जिसे कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा की। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।